नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इस बात से डरी रहती है कि उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली कोई एजेंसी अब सामने है और केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से छूट दे रखी है कि आप अगर भ्रष्टाचार कहीं दिखता है तो उसको उजागर करने में कोई भी कंप्रोमाइज मत करो, समझौता ना करो। इसीलिए आज कांग्रेस परेशान है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर उनके भ्रष्टाचार जनता के सामने आ गया तो उसके बाद जनता को लगने लगेगा कि ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसके नेता ये जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब हम हो गए हैं, ये वो कांग्रेस नहीं है। बल्कि कांग्रेस की हकीकत यही है कि जिस तरीके से करप्शन का दूसरा नाम कांग्रेस हुआ करता था, जिसके कारण 2014 में कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हारी थी, वही कांग्रेस अभी भी है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां जहां प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर करप्शन चरम पर है, भ्रष्टाचार की नदियां बहती है और हर मुख्यमंत्री जो कांग्रेस का है वो किसी न किसी भ्रष्टाचार में शामिल है। और इसीलिए जब ईडी ने कार्रवाई शुरू की तो कांग्रेस को लगने लगा कि ये केंद्र सरकार की साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, इसलिए इसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। और एक डेलीगेशन कांग्रेस ने बनाया कि ये डेलीगेशन चुनाव आयोग से मीटिंग करेगी। चुनाव आयोग से मीटिंग के लिए लेटर भेजा गया। चुनाव आयोग ने मान लिया कि चलो हम मीटिंग कर लेते हैं, आपकी शिकायत क्या है ये सुन लेंगे। लेकिन जब ये चुनाव आयोग को पता चला कि ये जो मीटिंग का पर्पस है, उद्देश्य है, ये सामान्य उद्देश्य नहीं है, ये जो कहा जा सकता है कि चुनाव के समय किसी नेता के बयान, किसी बात को लेकर घोषणा हुई है या फिर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन करने का मामला नहीं है। ये तो शिकायत इसी तरीके की है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पहुंच जाते हैं एक अर्जी लेकर कि मिलॉर्ड ये देखिए हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग जी जान से पीछे पड़े हुए हैं और ये केंद्रीय एजेंसी है जो हमारे भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। भले ही शब्दों का इस्तेमाल ऐसे न करते हो, लेकिन ये कहने का मतलब यही होता है कि हम भ्रष्टाचार करते रहें और भ्रष्टाचार में समाजवाद हो, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस देश की संपत्ति को लूटते रहे। और यही कांग्रेस के उस डेलीगेशन का उद्देश्य था। वे शिकायत करने जा रहे थे पीएम मोदी के खिलाफ और ईडी के खिलाफ कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ चुनाव जो हो रहा है, राजस्थान में जो चुनाव हो रहा है, या फिर मिजोरम, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उससे पहले ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बात की शिकायत होनी चाहिए कि जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए तब तक ईडी कोई कार्रवाई न करे। अब यह बात चुनाव आयोग से शिकायत करने की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा हम बहुत बिजी हैं, अभी चुनाव का दौर चल रहा है और उसमें भी 7 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है जिसमें मिजोरम और छत्तीसगढ़ के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। और ऐसे समय में जिस समय चुनाव हो रहा है उससे एक दिन पहले आप मीटिंग करके यह कहने जा रहे हो कि ईडी की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है, क्योंकि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसके पास है, तो फिर ईडी को कार्रवाई चुनाव के समय करना ही नहीं चाहिए। और इसी बात को लेकर चुनाव आयोग ने यह मीटिंग कैंसिल कर दी कि अभी व्यस्तता के दौर में इन फालतू बातों को सुनने का हमारे पास समय नहीं है। और सोनिया गांधी के डेलीगेशन को डांट कर भगा दिया, बोला कि अभी प्रथम चरण का चुनाव हो जाने दीजिए, 8-9 तारीख को आपसे मुलाकात करेंगे और तसल्ली बख्श तरीके से आपके सारे सवालों का जवाब देंगे कि चुनाव आयोग इसमें क्या क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। इसके बाद कांग्रेस में बौखलाहट आई और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े आरोप लगाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि बड़े वकील हैं और खुद ही इतने कंट्रोवर्सी में फंसे रहे हैं, यहां तक कि इनके खिलाफ जो एक मामला आया था
कि किसी महिला वकील को जज बनाने के लिए उनका शोषण कर रहे थे। ये मामला जब सामने आया था, अभिषेक मनु सिंघवी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे, लेकिन आज मीडिया के सामने आकर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि अभी जो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई हो रही है, जो राजस्थान में ईडी की कार्रवाई हो रही है, यह चुनाव के मद्देनजर है। चुनाव को प्रभावित करने का एक टूल बन गया है ईडी, और उन्होंने छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही। इसके साथ ही प्रमोद तिवारी भी थे, सलमान खुर्शीद भी थे, और साथ में थी रंजीता रंजन, जो कि पप्पू यादव की पत्नी है। कांग्रेस में पत्नी और अपनी पार्टी जनाधिकार पार्टी बनाकर पप्पू यादव अलग राजनीति कर रहे हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ के बारे में सबको पता है कि बिहार में पप्पू यादव की असलियत क्या थी। वो एक बड़े बाहुबली रहे, और उनकी पत्नी जो कांग्रेस के टिकट से जीतती है, उनके उसी बाहुबली वर्चस्व वाले जो आधार है उसी के कारण जीतती है, न कि कांग्रेस के कारण। इसलिए इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी हो रही है, ये सीएम भूपेश बघेल को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश है। और इन लोगों ने यह कहा कि भूपेश बघेल तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ पहली कार्रवाई की। मार्च 2022 से ही वो कार्रवाई कर रहे थे। इसमें 47 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुए, 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, और अब तक इसको क्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। ईडी की शिकायत जो है वो ईडी से छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ही किया था, लेकिन ये कहना भूल गए कि ये जो 47 से ज्यादा लोगों को एफआईआर किए गए और जो 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, उसमें क्या विनोद वर्मा का नाम था, जो कि सीएम भूपेश बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं। उनका नाम कहीं आया था छत्तीसगढ़ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में? क्या छत्तीसगढ़ पुलिस ने सीएम बघेल के ऑफिस में बैठे हुए 2 ओएसडी का नाम लिया था, यानी कि मनीष मंछोर और दूसरा आशीष वर्मा, जो कि सीएम बघेल के ओएसडी हैं, और उनके खिलाफ अभी जो सबूत मिल रहे हैं, क्या वो सबूत छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली थी? ये तो आप केस को, पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे कि 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिए हैं। ये 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में जो लिए हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो अलग अलग साइबर कैफे में बैठकर सट्टाबाजारी करते हैं, सट्टा खिलाते हैं। वो लोग हैं जो सट्टा लगाते हुए पकड़े गए हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो इस पूरे के पूरे रैकेट को चला रहे हैं, और जो ब्लैक मनी का कारोबार हो रहा है, जो हवाला के जरिए पैसों की लेन देन हो रही है, वो लेन देन में कौन शामिल हैं, इसके बारे में छत्तीसगढ़ पुलिस जांच नहीं करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस तो उसमें इन्वॉल्व ही रही है। और ईडी ने जिन लोगों को पकड़ा है उसमें एक चंद्रभूषण वर्मा है। चंद्रभूषण वर्मा कौन है? ये हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के एक एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये छोटे से ओहदे पर काम करने वाले वर्मा जी की इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, और छत्तीसगढ़ के पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं, क्योंकि उनका एक रिश्तेदार विनोद वर्मा पॉलिटिकल एडवाइजर हैं सीएम बघेल के। और विनोद वर्मा के बारे में इस बात की जानकारी मिली कि वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे थे चंद्रभूषण वर्मा के सहयोग से, और वहां जो पुलिस कोई कार्रवाई करती थी तो उससे पहले विनोद वर्मा का फोन आ जाता था कि ये लोग हमारे लोग हैं, जैसा कि शुभम सोनी ने पूरे स्टेटमेंट में, कन्फेशन में बताया है कि हमने अब तक 508 करोड़ रुपए जो दिए हैं वो यूं ही नहीं दिए, क्योंकि पहले तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने हमें परेशान करना शुरू किया, और फिर कहा कि आप अगर यहां पर ऐसे कारोबार करना चाहते हैं तो आपको पैसा पहुंचाना पड़ेगा। और उसके बाद उसने पूरा डिटेल दिया कि किस समय, कब और किस खाते में या हवाला के जरिए किस व्यक्ति के पास हमने कब कब कितना पैसा पहुंचाया था। टोटल 508 करोड़ अब तक भूपेश बघेल को दे चुके हैं। ये कोई सामान्य आरोप नहीं है।
बल्कि ये एक स्टेटमेंट है उस व्यक्ति का जो पूरा का पूरा ऐप चलाता है, महादेव ऐप जो सट्टा बाजार चलाता है, उसके मालिक का स्टेटमेंट अगर भूपेश बघेल के खिलाफ है तो क्या ईडी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? यही नहीं, एक कुरियर बॉय असीम दास जिसे ईडी ने पकड़ा रंगे हाथों 5.39 करोड़ रुपए के साथ और उसका मोबाइल जब्त किया। उस मोबाइल में क्या था? उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग मिली। वो उसके पास जो आईफोन था उसमें एक 29-30 सेकंड की रिकॉर्डिंग मिली और वो वॉइस रिकॉर्डिंग में ये सोनी कह रहा है उसे कि अब तुम वहां से खिसक लो, अब वहां पर तुम रहो नहीं, रुको नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, दबाव है कि तुम पैसा जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ भेजो। भूपेश बघेल के पास से फोन आ रहा है। और यही नहीं, उसने ये कहा कि अभी तत्काल हमारे पास 8-10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, वहां जाओ और वो पैसा उठाओ, बघेल को दे दो। ये जो 5.39 करोड़ रुपया पकड़ाया है वो भी बघेल को देने के लिए ही जा रहे थे। और ये जब इतने सारे सबूत हैं विनोद वर्मा के खिलाफ, चंद्रभूषण वर्मा के खिलाफ, मनीष बंछोर के खिलाफ और उसके बाद आशीष वर्मा के खिलाफ, जो कि भूपेश बघेल के इर्द गिर्द काम करने वाले, उनके दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं, तो क्या ईडी कार्रवाई करने के लिए चुनाव होने का इंतजार करे? और जहां तक चुनाव की बात है कि चुनाव जब तक हो रहा है तब तक ईडी को एक्सपोज नहीं करना चाहिए किसी के भ्रष्टाचार को, तो कांग्रेस ये तो कम से कम बताए कि चुनाव की प्रक्रिया जो होती है और हिंदुस्तान में स्टेट का चुनाव या फिर पंचायत का चुनाव या फिर लोकसभा का चुनाव, ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इस चुनाव में कैसे आप कहेंगे कि किस समय कहां चुनाव नहीं होगा? क्योंकि जब मोदी सरकार ने एक आइडिया लाया, आधार लाया और उसमें कहा कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, ये आधार इसलिए था कि जब अलग अलग जगहों पर हमेशा चुनाव होते रहता है तो प्रशासनिक मशीनरी जो है वो भी इन्वॉल्व होती है उसमें, और उसके साथ पॉलिटिकल लीडर जो कि कहीं ना कहीं किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, जिन्हें स्टार प्रचारक बनाया जाता है, वो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि पार्टी जीतेगी तभी वो मंत्री बन सकते हैं और कुछ काम कर सकते हैं। इसीलिए जब ये आधार लाया गया तो सबसे पहले तो कांग्रेस ही सामने खड़ी हुई और कांग्रेस के यही अभिषेक मनु सिंघवी जैसे नेता जो कि वकील भी हैं, ये भी सामने आए कि हम इस बात का विरोध करते हैं, कैसे यह संभव है कि एक साथ सबका चुनाव हो जाए? अगर एक साथ चुनाव हो जाएगा तो आप यह आरोप तो नहीं लगा सकते आज छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो वहां के भ्रष्टाचार को अभी रोक दो, आज राजस्थान में चुनाव है वहां के भ्रष्टाचार को रोक दो। यह राजस्थान में जो पेपर लीक मामले में डोटसारा के खिलाफ कार्रवाई हुई, या भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, या फिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे विभव गहलोत के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये सब कौन हैं? ये वही लोग हैं जो सालों से इसी सिस्टम का नाजायज फायदा उठाते हुए चुनाव की बात करके, केंद्रीय एजेंसी की बात करके, या फिर स्टेट में गवर्नमेंट, और फिर जब विपक्ष की किसी दूसरी पार्टी की सरकार आए उससे मिली भगत के आधार पर ये करप्शन का कारोबार, भ्रष्टाचार का जो पूरा काला कारोबार है वो कर रहे हैं। और अब जबकि चुनाव आयोग ने सीधे डांट कर भगा दिया तो इन लोगों को बौखलाहट हो रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन नहीं करवा रही, बल्कि ये नोटिस भेजती है भी सिलेक्टिव तरीके से। लेकिन इनको याद रखना चाहिए, जब इन्होंने पिछले दिन शिकायत की थी और वो शिकायत हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ हुआ था, तो ईडी ने नोटिस जारी करके शर्मा जी से जवाब मांगा है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रियंका वाड्रा के खिलाफ शिकायत की कि ये हर मंच पर झूठ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंदिर में 21 रुपए का दान दिया दान पेटी में, और उस झूठ के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग से की गई। चुनाव आयोग ने भी उसी तरीके से नोटिस थमाया जैसे भाजपा के नेता को थमाया था। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने तत्काल इस झूठे प्रोपेगेंडा के खिलाफ एक्शन लिया और प्रियंका वाड्रा को
चुनाव प्रचार से रोक कर दिया या फिर उनके किसी भी प्रचार पर रोक लगा दिया। लेकिन यह बैलेंस तरीका है जो संविधान में है, कानून में है, उसी के तरह चुनाव आयोग अपना काम करता रहता है। लेकिन इन लोगों को क्या है, हमेशा भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अलग अलग हथियार, टूल्स इकट्ठा करते रहते हैं। उसमें एक टूल्स ये भी है कि अगर चुनाव हो रहा है तो किसी के भ्रष्टाचार को उजागर न किया जाए, और इसलिए जब चुनाव आयोग ने इनसे मिलने से मना कर दिया तो कांग्रेस के नेताओं में बौखलाहट है कि जब प्रथम चरण का चुनाव हो जाएगा उसके बाद हम मिलकर ही क्या करेंगे, क्योंकि परसेप्शन तो बन चुका है, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश हो, लेकिन परसेप्शन बन गया है तो उसके पीछे ये सबूत हैं कि तुम भ्रष्टाचारी हो, और भ्रष्टाचारी हो तो लोगों को यह पता भी होना चाहिए कि ये नेता या मुख्यमंत्री जो है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है और करोड़ों का काला धन इन लोगों के पास है। भले ही ये एफिडेविट में अपनी संपत्ति 10 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़ बताते हैं, लेकिन जो ब्लैक मनी है उसके कारोबार को उजागर करने के लिए तो ईडी जैसी एजेंसियां ही हैं, सीबीआई जैसी एजेंसियां ही हैं। ये एनजीओ जो कि निष्पक्षता की बात करते हैं वो भी इस ब्लैक मनी को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए चुनाव आयोग ने जो एक्शन लिया है, सोनिया गांधी का पूरा खेमा बौखलाया हुआ है, परेशान है कि अब तो हमारे हाथ से इन राज्यों का चुनाव चला गया, अब सेमीफाइनल हारने वाले हैं, तो उसके बाद जो परसेप्शन बनेगा उसमें 2024 में हमारे लिए कोई जगह बचेगी ही नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।